हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और इस वीडियो के अंदर बिजनेस साइकिल का चैप्टर पूरा एंड तक खत्म। तो बिजनेस साइकिल चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले मतलब समझो साइकिल का। साइकिल का मतलब ऐसे नहीं कि गोल गोल पहिए पे बैठ के तुम कहीं ना कहीं जा रहे हो। साइकिल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस के उतार चढ़ाव, बिजनेस के अच्छे दिन और बुरे दिन। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जो बिजनेस के अच्छे और बुरे दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर होते हैं। बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे हैं तो देश के भी परफॉर्मेंस के अच्छे दिन चल रहे हैं, बिजनेसेस के बुरे दिन तो देश के भी बुरे दिन। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल लो, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मान लो एक बिजनेस के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत सारा सामान प्रोड्यूस कर रहा होगा, मस्त प्रॉफिट कमा रहा होगा, उसकी सेल हो रही होगी। तो जब वो बहुत सारा सामान प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दे रहा होगा, तो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होगी। जब देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उनको सैलरी भी तो मिल रही होगी, पैसा कमा रहे होंगे वो लोग, देश की नेशनल इनकम बढ़ रही होगी। तो बिजनेस के अच्छे दिन मतलब देश के अच्छे दिन। तो एक बार मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा, बिजनेस के अच्छे दिनों में आखिर होता क्या है और बुरे दिनों में आखिर होता क्या है। इतने में ही आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं भैया। जैसे एक लाइफ, इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन होते हैं, ऐसे ही बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने की एक्टिविटी। हाँ, पैसा कमाने की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। जी हाँ, तो बिजनेस एक्टिविटी बोलूं या इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूं, इसके भी अच्छे बुरे दिन होते हैं। और जो ये तुम पढ़ रहे हो बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। क्योंकि बिजनेस में ट्रेड ही होता है, सेल परचेस। ट्रेड के अच्छे दिन बुरे दिन, बिजनेस के अच्छे दिन बुरे दिन, और इकोनॉमी के अच्छे दिन बुरे दिन, वो सब पढ़ेंगे। तो अच्छे दिन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। सोचो अच्छे दिन की फीचर्स क्या होती होंगी। तो मान लो किसी बिजनेस के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, तो अच्छे दिन को हम बूम, एक्सपेंशन या अपस्विंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब अरे बूम का मतलब भी तो बढ़ना होता है, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना, फैलना, अप का मतलब आगे बढ़ना। तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ेगा बिजनेस? भैया जब वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो मस्त आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस जब ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाए तो दोस्तों ये जान लो कि नेशनल आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, ऐसे कैसे? कलेक्टिविटी मतलब कलेक्टिवली मैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। ऑल को बोलते हैं इसमें एग्रीगेट का मतलब टोटलिटी में। तो ओवरऑल एवरेज लेवल पर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देश में, तो बिजनेस जब अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो भाई देश का हिस्सा है बिजनेस, तो देश का भी आउटपुट बढ़ेगा। जी हां, तो इट इंक्रीजेस नेशनल आउटपुट ऑल्सो। ये फीचर जरा ध्यान में रखना मेरे दोस्त, मेरे राज्य, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के अच्छे दिनों में उनका आउटपुट बढ़ रहा होता है, कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा होता है। अच्छा, और क्या हो रहा होता है? जब आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, अंप्लॉयमेंट बढ़ रही होगी। अंप्लॉयमेंट बढ़ेगी ना? हाँ दोस्तों, अंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो तुम कहोगे यार अंप्लॉयमेंट मस्त बढ़ रही है, तो यहां पर कोई बेरोजगारी नहीं होती क्या? दोस्तों ऐसे दिनों में बेरोजगारी भी हो सकती है, लेकिन वो इररेलेवेंट बेरोजगारी होती है। बेसिकली अच्छे दिनों में दो तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है, आप देखेंगे यहां पर। नंबर 1 है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और नंबर 2 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों का मीनिंग भी पेपर में आ सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी बेरोजगारी है जब इंसान को एक जॉब ढूंढने में टाइम लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में नौकरी करते हुए आप, और आपने उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का फैसला कर दिया। तो एक कंपनी से जॉब छोड़ी और दूसरी कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग है, लेकिन 3 दिन बाद। 3 दिन क्या करोगे? घर बैठोगे ना। तो वो 3 दिन की बेरोजगारी कहलाएगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी फ्रिक्शन आ जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन जॉब। चेंज इन जॉब की वजह से जो बेरोजगारी आई, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और सुन लो, मान लो कि कहीं पर स्ट्राइक चल रही है। अब काफी सारे बिजनेस में स्ट्राइक हो जाती है, एम्प्लॉइज स्ट्राइक कर देते हैं। मान लो एम्प्लॉइज ने 5 दिन की स्ट्राइक कर दी किसी भी रीजन की वजह से, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो 5 दिन उनकी जॉब गई हुई है, सैलरी कहां से मिलेगी? तो 5 दिन की स्ट्राइक है तो 5 दिन उनकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट तो चलती रहती है। मेनली बोलते हैं भैया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करो, कौन सी? इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट वो होती है जब एक इंसान नौकरी करना चाहता है, काबिल भी है, उसको नौकरी ना मिले। सिंपल बेरोजगारी को यहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मान के चलो। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये ऑलमोस्ट जीरो होती है।
जब एक बिजनेस की बात करूं, जब देश में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत मस्त लेवल पे चल रही होती है, बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, तो सभी लोगों को धीरे धीरे नौकरी मिल रही होती है, बेरोजगारी लगभग जीरो के लेवल पे होती है। अगर कोई बेरोजगारी है तो उस वजह से है कि बंदा या तो नौकरी चेंज कर रहा है, या लेबर स्ट्राइक पे बैठ गई है, या फिर कोई ऐसी बेरोजगारी है, कंपनी तो बोल रही है आजा 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 नौकरी कर ले, बंदा बोल रहा है यार मेरे को तो कंप्यूटर नहीं आता जिसके रिक्वायरमेंट तुझे है। तो कंपनी को लोगों की जरूरत है, लेकिन लोगों में स्किल नहीं है शायद। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसे तो जरूरत है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को आपकी स्किल सूट नहीं कर रही, तो स्किल मिसमैच की वजह से छोटी मोटी बेरोजगारी हो सकती है। तो लेकिन ओवरऑल एक नॉर्मल लेवल की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी ऑलमोस्ट जीरो होगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, बिजनेस के अच्छे दिन की फीचर्स पढ़ रहे हैं। अच्छे दिन मतलब ज्यादा आउटपुट, ज्यादा आउटपुट मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। अब जब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, आपको यहां बताऊंगा कि जब लोगों को बहुत मस्त मस्त नौकरियां मिल रही होती हैं तो एक टाइम आता है, बिजनेस के अच्छे दिन में ही एक टाइम आता है कि नौकरियां बहुत ज्यादा मिल रही है, तो भैया वो मस्त पैसा कमा रहे हैं, वो मस्त पैसा कमाएंगे कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर पैसा खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे तो सामान खरीदेंगे, तो देश में डिमांड बढ़ेगी। देख रहे हो, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट ने नौकरियां बढ़ाई, नौकरियों ने लोगों के घर में पैसा बढ़ाया, लोगों ने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ाने से बिजनेस और ज्यादा आउटपुट बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी सी स्टेज जब पुरानी हो जाएगी तो इसको बोलेंगे लेटर स्टेज। मतलब अच्छे दिन चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो अच्छे दिन के बहुत समय हो गया चलते चलते, तो इसकी लेटर स्टेज में भाई देश में रिसोर्स तो लिमिटेड, इतना जानते हो, हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं, इनपुट्स जो होते हैं वो लिमिटेड है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी होगी, और जो बिजनेसेस हैं, फर्म्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इनपुट्स को ढूंढ कर लाना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे दिन चल रहे हैं। भैया 4 लोगों ने धंधा खोला, बहुत मस्त चल रहा है, तो आस पड़ोस के और बंदे भी धंधा खोल लेते हैं, तो इन अच्छे दिनों के अंदर बहुत सारी फर्म खुल जाएंगी। बहुत सारी फर्म खुलेंगी तो बहुत सारा रॉ मटेरियल इनपुट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और इनपुट्स एक टाइम पर कंपनी के लिए खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनपुट्स तो लिमिटेड है, खरीदना मुश्किल हो जाएगा भैया इनपुट। बहुत सारी फर्म्स हो गई हैं। अब देखो ना, मैं एक बात बताता हूं, मोमोज का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बहुत सारे मोमोज वाले हो गए, छोले भटूरे का बिजनेस अच्छा चलेगा, बहुत सारे छोले भटूरे वाले हो गए। तो बिजनेस जो अच्छे चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग वही धंधा खोल लेते हैं, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। अब इनपुट ढूंढना मुश्किल हो गया तो इनपुट के प्राइस बढ़ जाएंगे। किसके प्राइस बढ़ जाएंगे? इनपुट के प्राइस बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, इनपुट ढूंढना मुश्किल हुआ तो प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट की डिमांड बढ़ रही है ना, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ गया। जब इनपुट का प्राइस बढ़ा, आप देख रहे हो, तो रॉ मटेरियल महंगा हुआ, आलू महंगा हुआ तो समोसा भी महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो आउटपुट भी महंगा होगा। देख रहे हो कितने अच्छे दिन चल रहे थे। लेट मी रिपीट वंस अगेन, एक सुर और ताल में समझो। बिजनेस के मस्त दिन चल रहे हैं, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को नौकरियां भी मिल गई है, उनके घर में पैसा है, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी धंधा खोलने लग गए, तो सभी बिजनेस बहुत ज्यादा हो गए, मतलब बिजनेस फर्म के नंबर बढ़ गए। बिजनेस फर्म ज्यादा हो गई तो इनपुट्स की डिमांड बढ़ गई। अब इनपुट्स, रॉ मटेरियल ढूंढना मुश्किल हो गया, इनपुट्स की शॉर्टेज के कारण इनपुट महंगा हो गया, और जब इनपुट महंगा हो जाएगा तो आउटपुट भी महंगा हो जाएगा। और सबसे पहले परेशान कौन होगा बताओ? जब आउटपुट महंगा होगा तो सबसे पहले परेशान कौन होगा? तुम्हारे ख्याल में आ रहा है यार? बायर, कंज्यूमर? अरे सबसे पहले परेशान होगा फिक्स्ड इनकम अर्नर। कौन? ऐसे बंदे जिनकी सैलरी फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल सुनो मेरी बात, अगर एक बंदे की सैलरी मान लो पहले 50,000 रुपए थी, 50,000 रुपए से वो अपनी फैमिली चलाता था, 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह भैया, 40,000 रुपए खर्च करता था और 10,000 रुपए की सेविंग करता था, ऐसे चलाता था। इसने देखा कि सामान बीच में महंगा होना स्टार्ट हो गया, तो भाई ये 40,000 खर्च के 10,000 सेव करता था, हो सकता है कि अब 45,000 खर्च दे, 5,000 सेव कर ले, हो सकता है ना। लेकिन जब आउटपुट प्राइस बढ़ता ही रहेगा तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, ये अपने कंजम्पशन पैटर्न को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड इनकम अर्नर मतलब जिनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, सबसे पहले सोचेंगे कि यार मेरी सैलरी तो फिक्स है लेकिन सारा सामान महंगा होता जा रहा है। हम देखेंगे फालतू में जहां जहां मोटा खर्चा हो रहा था उसको मत खरीद। मोटा खर्चा कहां होता है भाई साहब? जब त्योहारों पे टीवी आता है, फ्रिज आता है, फर्नीचर आता है, बाइक आती है, कार आती है, ये जो ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं
जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहे, मल्टीपल टाइम हम उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड गिरनी स्टार्ट होगी। अच्छे दिन का कनेक्शन बुरे दिन में आ गया। देखो दोस्तों, यही तो कह रहा हूं, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड गिरनी स्टार्ट होगी। कंज्यूमर ने तो डिमांड गिरा दी, लेकिन प्रोड्यूसर को लग रहा है भाई अच्छे ही दिन चल रहे हैं, प्रोड्यूसर आउटपुट का प्राइस बढ़ा के मस्त बेच रहा है, उसको लग रहा है वो दे दनादन प्रोडक्शन करे जा रहा है। अभी प्रोड्यूसर को पता नहीं चलता। किसी भी इकोनॉमी के अंदर देख लो, प्रोड्यूसर जब आउटपुट बढ़ाता है, देश में रोजगार मिलता है, लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं, प्राइस बढ़ता है। कौन बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है, तो बस प्रोड्यूसर को मजा आ रहा है। प्रोड्यूसर का महंगे प्राइस में भी ज्यादा सामान बिक रहा है। भाई देखो ना, इसने भी 40,000 से 45,000 रुपए खर्च करने स्टार्ट कर दिए, फिक्स्ड इनकम अर्नर ने भी। तो मस्त सामान बिक रहा है, बिके जा रहा है, वो भी बेचे जा रहा है। लेकिन एकदम से ये अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, भैया ज्यादा ही मेरा खर्चा हो रहा है, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा? तो वो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को गिरा देते हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड गिर जाती है, बिजनेसेस को पता ही नहीं है ये प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। फिर क्या होगा दोस्तों? डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। इधर से डिमांड तो गिर जाएगी, सप्लाई वहीं रहेगी। एक टाइम पर आकर बिजनेस को भी पता लग जाएगा, अरे भैया ये क्या हुआ, हमने तो बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रखा है, लेकिन बायर तो सामान खरीदे नहीं है। तो वो बिजनेस फर्म क्या करेगी? वो अपना एक्सेस जो आउटपुट प्रोड्यूस कर चुकी है उसको बेचने के लिए प्राइस गिराएंगी। तो एक टाइम पर प्राइस गिरता भी है। लेकिन अच्छे दिन पड़ रहे हैं अभी दोस्तों। अच्छे दिन में फिक्स्ड इनकम अर्नर पे जो इंपैक्ट होगा वो आप देख चुके हो, ठीक है। सबसे पहले ये परेशान होंगे और दे विल स्टार्ट रिव्यूइंग देयर एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग ड्यूरेबल गुड्स। किसी को घर खरीदना था तो वो घर भी नहीं खरीदेगा, अब रिव्यू करेगा, यार बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, घर रहने दो, घर खरीदेंगे तो लोन लेना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट आएगी और फिर यहां पनौती आएगी। अब उन्होंने तो, बायर ने तो डिमांड कर दी है कम, सेलर या फर्म तो प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, इनको पता नहीं है अभी। तो भैया देख रहे हो, मतलब सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो गया, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। फिर आ गए बुरे दिन, मिसमैच बिटवीन डीडी डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर अब सेलर्स को दिखेगा कि यार अब मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए था, अब तो रहने दे। जैसे फिक्स्ड इनकम अर्नर ने सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स की, हाउसिंग की डिमांड को गिराया, अब जो ये बिजनेस फर्म होती है ये कहती है यार मशीनरी की डिमांड रहने दे, मेरे को तो लग रहा था कि बायर बहुत ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो मैंने 10 मशीन ऑर्डर कर रखी थी, अब वो मशीन का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो जिससे मशीन खरीदनी थी वो गया तेल लेने, और मशीन बनाने वाला कहेगा मेरे को भी स्पेयर पार्ट चाहिए थे, तो वो दूसरे बिजनेस का ऑर्डर कैंसिल करेगा। तो दे दनादन सारे के सारे बिजनेस आपस में लिंक होते हैं, सबका नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। मान लो भैया एक होटल नहीं चल रहा, तो जहां से वो गेहूं खरीदता था उस गेहूं बेचने वाले का बिजनेस ठप, उसका बिजनेस ठप, तो फार्मर का भी बिजनेस ठप, वो भी नहीं खरीदेगा उससे। तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आपस में लिंक होते हैं। तो मिसमैच डिमांड सप्लाई में हो जाएगा। एक प्रोड्यूसर अब इनपुट की डिमांड गिरा देगा कि यार रॉ मटेरियल अब चाहिए ही नहीं भैया, लोग सामान नहीं खरीद रहे, रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं, तो लोगों की नौकरियां भी कम हो जाएंगी, आउटपुट रिड्यूस होगा, लोगों की नौकरियां कम हो जाएंगी, लोगों को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर देंगे। अरे कहां गया पेन कातिया, क्लास के अंदर क्या हो रहा है ये? चलो जी। तो प्रोड्यूसर विल लोअर प्राइस टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स। जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर चुका था उसको बेचने के लिए उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। यहां पर कंज्यूमर पोस्टपोन कर देगा देयर परचेस, मतलब थोड़ा परेशान कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर देख रहा है अरे 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 डिस्काउंट दे रही है कंपनी, बहुत प्राइस कम कर रही है, तो वो सोचेगा जरूरत का सामान खरीद लो, लेकिन कंपनी अभी हो सकता है और प्राइस कम कर दे तो थोड़ा बाद में खरीद लेना। तो कंज्यूमर अपनी ज्यादातर परचेसेस को पोस्टपोन करता है क्योंकि वो भी दुख से गुजर रहा है। कंपनी प्राइस कम करती है, प्राइस कम करने का ज्यादा फायदा नहीं होता, कंज्यूमर सिर्फ जरूरत का सामान खरीदता है। ऐसे में ओवरऑल बिजनेस का स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, बिजनेस सिकुड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन को तुम डाउन स्विंग भी बोल सकते हो, डाउन स्विंग इसको रिसेशन भी बोला गया है, लेकिन रिसेशन का मतलब समझाऊंगा, थोड़ा सा अलग है इससे, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, कंज्यूमर भी सामान नहीं खरीद रहा जितना एक्सपेक्टेड है, तो बिजनेस की सेल गिरेगी तो उसका प्रॉफिट भी गिरेगा। बैंक वालों से ये लोन भी नहीं लेंगे, बैंक क्रेडिट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया?
क्योंकि ये कह रहे हैं भैया हमारा माल तो कोई खरीद नहीं रहा, तुमसे लोन लेके मैं नई मशीन क्यों खरीदूं, तुमसे लोन लेके मैं नई ब्रांच क्यों खरीदूं। तो बैंक क्रेडिट भी गिरेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, भैया मेरे द्वारा जितने बिजनेस सेट किए गए थे सब धंधा चौपट हो रहा है। इन्वेस्टर सोचेंगे भाई मैंने किस पे पैसा लगा दिया, सब धंधा चौपट हो रहा है। तो कंपनीज की परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस भी गिर जाएंगे। स्टॉक प्राइस मतलब शेयर प्राइस। बुरे दिन चल रहे हैं उस्ताद। अच्छा जी, अच्छे दिन से बुरे दिन में ट्रांसफर हो जाता है। जी हां मेरे दोस्तों, अच्छे दिन से बुरे दिन में ट्रांसफर हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉल इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस एक्टिविटी, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल। कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही है और दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन या डाउन स्विंग। अब ये कॉन्ट्रैक्शन अगर 6 महीने से ज्यादा तक रहता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा ही रहना चाहिए, देश टू देश पे डिपेंड करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर कॉन्ट्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा रहने लगे तो इंडिया उसको बोलेगा फॉल इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने से ज्यादा है और नाउ दिस इज कॉल्ड रिसेशन। तो कोई समझेगा रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सारे धंधा चौपट हो रहा है 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा तक धंधा चौपट होगा तो हम बोलेंगे रिसेशन आ गया। तो रिसेशन का मतलब क्या हुआ? रिसेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन का डूबता हुआ गहरा हिस्सा। रिसेशन इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर मोर देन 6 मंथ्स। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या, मॉड्यूल ने किया हुआ है। मैं अगर ये कंटेंट लिखता तो सीधा लिखता मोर देन 6 मंथ्स अगर रिसेशन होगा, मोर देन 6 मंथ अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको रिसेशन बोलेंगे। लेकिन मेरे द्वारा नहीं लिखा गया भैया, ये जिसके भी द्वारा लिखा गया है उसके हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बुरे दिन आ गए भैया, बुरे दिन को ये बोलते हैं। चलो जी, जब बुरे दिन कोई बिजनेस देखता है ना तब बर्बादी हो रहा है भाई, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सेल नहीं हो रही तो बिजनेस आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा ज्यादा, अब लोगों को नौकरी से निकाल देगा, तो बिजनेस को हो सकता है बहुत बुरे दिन देखने को मिले। बहुत बुरे दिन को बोलते हैं ट्रफ या डिप्रेशन। जी हां दोस्तों, ट्रफ या डिप्रेशन, बहुत बुरे दिन है ये। हाँ, ये तब बोलेंगे, बहुत बुरे दिन तब बोलेंगे जब ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन 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 डाउन, सब बिजनेस की सेल गिर रही है, बिजनेसेस सब आउटपुट गिरा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, सब डाउन हो रहा है ना, सब डाउन हो रहा है और आपको दिखा कि देश की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई तो आप बोल देना इस सिचुएशन को ट्रफ आ गया भाई, डिप्रेशन आ गया। अमेरिका में आया था 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन। 1923 में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई, देश की नेशनल इनकम गिरने लग गई। पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रोथ रेट नेगेटिव कब होती है? बहुत बुरे दिन पे, ट्रफ पे या डिप्रेशन पे। अच्छा, क्या इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है? अब तो देश बर्बाद हो गया, अब तो देश बर्बाद हो गया, बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, हार के बाद जीत है। हाँ, इंडिया सारे मैच जीतती 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 जीतती, कुछ हारती भी है और फिर जीतती है। तो यहां भैया ऐसा हो गया, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आप देख रहे हो बहुत बुरे दिन में क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, पहले वो देख लेते हैं, अच्छे दिन की बात करेंगे कैसे आएंगे। नेशनल इनकम फॉल हो रही है, यहां पर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे बैंक्स। क्यों कर देंगे इंटरेस्ट रेट कम? आपको पता है इन बुरे दिन से, इन बहुत ज्यादा बुरे दिन से पहले जो बिजनेसेस थे वो लोन नहीं ले रहे थे, बैंक का क्रेडिट फॉल हो रहा था। देखो मैंने गिरवाया आपको, बैंक क्रेडिट फॉल हो रहा था। ये सिचुएशन कॉन्ट्रैक्शन की है। तो बैंक यहां पर लोन देने के लिए बोल रहे हैं भैया तुम्हें इंटरेस्ट कम चार्ज कर लेंगे, तुम अब लोन ले लो। तो बैंक्स वगैरह कह रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेंगे, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। लेकिन बिजनेस पर्सन क्या बोल रहे हैं? अबे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लोग सामान नहीं खरीद रहे, धंधा चौपट हो रहा है, तेरे से लोन नहीं लेंगे। लेकिन इसका तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब ये इंटरेस्ट रेट दोनों चीजों पर कम करता है, कहता है तुम लोन ले लो, कम इंटरेस्ट में दे दूंगा। तो ये उनको भी बोलता है जो लोग इसके पास पैसा जमा करा रहे थे। जैसे कि मान लो एक बैंक है, बैंक के पास पब्लिक पैसा जमा कराती है, बैंक इसको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और बिजनेस से बोल रहा है तू लोन ले ले, तेरे से 6% इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन अब इसने क्या किया, बिजनेसेस को बोला तेरे से 4% इंटरेस्ट लूंगा, तो इनका भी तो कम करेगा 3%, क्योंकि जो इनको भी देना पड़ता है ना, बैंक इनको इंटरेस्ट देता है जिनसे डिपॉजिट लेता है और जिनको लोन देता है उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो भैया जब इनके लिए कम कर दिया तो इनके लिए भी कम करेगा। तो ये पब्लिक के लोग हैं, ये हैरान हो जाएंगे बैंक तू कर क्या रहा है, तो ये कहेंगे तेरे पास पैसा नहीं जमा कराएंगे, हम जेब में ही कैश रख लेंगे। तो यहां पर एक सिचुएशन आती है, पीपल होल्ड मोर लिक्विड मनी,
लोग यहां पर लिक्विड मनी रखते हैं अपने पास, तो बहुत बुरे दिनों में लोग जेब में पैसा रखते हैं, बैंक के अंदर नहीं। तो देखो सब कुछ बर्बाद होता चल रहा है यार। क्या सब कुछ बर्बाद होता चलेगा तो सब कुछ बर्बाद ही होता जाएगा क्या? नहीं राजे नहीं, दुख भरे दिन भी बीतेंगे रे भैया, खुशी के मौके आएंगे। ये अगर तुमने नब्ज पकड़ ली ना जो अब समझाने जा रहा हूं, तो सोचो फैंटास्टिक चैप्टर तुम्हारा मोर देन 50% कंप्लीट। ये नब्ज पकड़नी है। जब देश के बुरे दिन चलते जा रहे हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता क्या? अमेरिका के साथ हुआ, ग्रीस के साथ हुआ, वेनेजुएला के साथ हुआ, जिम्बाब्वे के साथ हुआ, श्रीलंका के साथ हुआ, इंडिया के साथ भी हुआ। बुरे दिन गए, बुरे दिन गए। आखिर में पता है क्या होता है? देखो दोस्तों, जो लोग बेरोजगार घर में बैठे हैं, ये घर में बैठा है बेरोजगार, ये क्या सोचेगा? यार नौकरी नहीं मिल रही क्या करूं, नौकरी नहीं मिल रही क्या करूं। ये बोलेगा पहले 1000 रुपए की नौकरी मिलती थी पर डे की, मैं इसको 200 में कर लूं क्या? ये सोचने लग जाएगा भैया कि मैं कम वेज रेट पे नौकरी कर लूं क्या, पूछूं क्या किसी फैक्ट्री वाले से जाके। बुरे दिन में इंसान यही सोचता है कि कम पैसों में भी नौकरी कर लूंगा। हाँ, तो जो पब्लिक होती है वो लो वेज रेट पे नौकरी करने को तैयार हो जाती है। तो क्या होगा? जो बिजनेस होते हैं वो भी सोचेंगे चल यार अगला बंदा कम से कम पैसों में नौकरी कर रहा है, तो चलो ठीक है, लो वेज रेट पे नौकरी कर रहा है, इसको नौकरी दे देते हैं। नौकरी दे देते हैं क्योंकि बिजनेस कहेगा कम पैसों में नौकरी करने को तैयार है, कोई बात नहीं, यहां पर हमें सस्ता पड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिजनेस उड़ जाए। तो भैया इनके लिए तो इनपुट है लेबर, तो इनपुट प्राइस इनको सस्ते में मिल रहा है। हाँ जी सस्ते में मिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ करके अपना आउटपुट ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिकवरी। देश रिकवर करेगा बुरे दिन से। देश क्या करेगा? रिकवरी करेगा बुरे दिन से। ये इनसे शुरुआत होती है। जो सबसे दुखी सेक्शन होता है वही देश को रिकवर कर रहा होता है, ये परेशान होकर कि यार सस्ते में ही नौकरी करनी पड़ेगी। इससे बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि बंदा सस्ते में नौकरी करने के लिए तैयार है, एक ट्राई तो बनता है, सस्ते में माल प्रोड्यूस करेंगे, देखते हैं कोई खरीद लेगा तो भैया इनको नौकरी मिलेगी, इनको पैसा मिलेगा, तो ये माल भी खरीद लेंगे। आखिरकार यही प्रोड्यूस कर रहे हैं और यही माल खरीदते हैं, नहीं समझे? इस नब्ज को पकड़ना है बस कि देश ठीक कैसे होता है, समझे? इस सिचुएशन को बोलते हैं एंड ऑफ पेसिमिज्म, मतलब निराशावादी के दिन बीते, एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, होपफुल, आशा आ रही है, अब इकोनॉमी के अंदर आशा आ रही है। आशा कौन? उम्मीद आ रही है कि इकोनॉमी रिकवर करेगी। पेपर में आ जाता है एंड ऑफ पेसिमिज्म, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। कौन सी सिचुएशन है? रिकवरी की सिचुएशन है राज्य, रिकवरी की सिचुएशन है। तो बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट यहां पर क्रैक किए हैं। ओवरऑल एक माइंड फ्रेम में आपको बताऊं तो देखो जी, हमने एक यहां पर ऐसा पढ़ा है कि किसी बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे मतलब बिजनेस बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, सेल बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड अच्छे दिन। एक टाइम पर ऐसा आता है कि इनपुट्स कम पड़ जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस खुल गए हैं, इनपुट्स कम पड़ जाते हैं, इनपुट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, इनपुट की शॉर्टेज हो जाती है। तो इनपुट का प्राइस बढ़ने से आउटपुट भी तो महंगा होगा। आलू महंगा हुआ है तो समोसा भी तो महंगा होगा। समोसा महंगा होता है तो लोगों को लगता है भैया अब ज्यादा महंगा हो गया, फिक्स्ड इनकम अर्नर वाले डिमांड कम करनी स्टार्ट कर देते हैं। क्या? फिक्स्ड इनकम अर्नर वाले, मतलब ये तो कंपनी का आउटपुट बढ़े जा रहा है, इस बीच में फिक्स्ड इनकम अर्नर वाले पे चोट लगती है, कहते हैं हमारी सैलरी तो उतनी है लेकिन प्राइस बढ़े जा रहे हैं। थोड़ी हद तक तो वो डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे भैया कि अब नहीं हो पा रहा हमसे, वो हाउसिंग और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को गिराएंगे। लेकिन बिजनेस को पता नहीं चलता, बिजनेस को तो बहुत बाद में रियलाइज होता है। वो शुरू में डिमांड गिराएंगे लेकिन प्रोडक्शन चालू है, उनका सप्लाई चालू है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो गया। अब इकोनॉमी का डाउनफॉल आएगा कब? जब बिजनेसेस को पता लगेगा भाई बुराई हो रही है, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि बायर सामान खरीद नहीं रहे हैं और उन्होंने आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया। जब आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया और बायर सामान नहीं खरीद रहे तो उनको लगेगा भैया अब आउटपुट गिरा दे। वो आउटपुट गिराना स्टार्ट करते हैं, आउटपुट गिराएंगे, लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट डाउन, एम्प्लॉयमेंट जाती रहेगी, आउटपुट गिरता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि देश की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी। सब दुखी बैठे बैठे परेशान हो रहे होंगे, दुखी बैठा बेचारा परेशान हो रहा था ना, देखो जी ये परेशान हो रहा था, अरे बिजनेसमैन भी परेशान हो रहे थे, ये भी सोच रहे थे
कि कुछ रिसर्च करूं, कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालूं कि देश रिवाइव हो जाए, कोई मस्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दूं। हाँ भैया, डिप्रेशन के टाइम पे ही घर में खाली बैठे बैठे लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर बैठते हैं कई बारी। तो यहां पर मस्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के चांस भी होते हैं, सस्ते में माल प्रोड्यूस करने के नुस्खे सोचे जाते हैं यहां पर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो देश अब यहां पर रिकवरी करता है, दिस इज कॉल्ड रिकवरी। तो कुल मिला के आपको समझाता हूं दोस्त, जब देश के अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, या फिर इसको बूम फेज भी बोलते हैं। जब बुरे दिन चल रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब आए एक बात समझो, ये बूम चल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम होके तो गिरा होगा। दिस मैक्सिमम पॉइंट इज कॉल्ड पीक। प्रोस्पैरिटी का टाइम है भैया, मतलब एक बार गिरने के बाद पता चलता है कि हम सबसे टॉप पे कहां थे। ठीक है, फिर देश गिरता रहता है, गिरता रहता है, सब कुछ खराब होता है, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई, एकदम से एहसास होता है हम बढ़िया हो गए। तो जो ये मिनिमम पॉइंट था भाई, जब देश वापस उठा तो कोई सी मिनिमम पॉइंट से तो होके गुजरा होगा। दिस मिनिमम पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ या डिप्रेशन। दोस्तों इन दोनों को, इसको और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट है। ये क्या है? टर्निंग पॉइंट है किसी भी बिजनेस साइकिल के या ट्रेड साइकिल के। यानी टर्न करती है इकोनॉमी, या तो नीचे गिर रही है या ऊपर जा रही है। कोई बोले हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? पीक। ओके, या प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं। लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ या डिप्रेशन। इस बिजनेस साइकिल में कितने फेज हैं? पहला फेज ये बूम, अपस्विंग, एक्सपेंशन। दूसरा फेज पीक, तीसरा फेज कॉन्ट्रैक्शन, चौथा फेज ट्रफ। ये पांचवा फेज नहीं है एक्चुअली, ये वापस हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, तो इसको सिर्फ रिकवरी बोलते हैं। राइट, तो इसको देख लेते हैं भैया। किताब के हिसाब से चैप्टर आपका मोर देन 50% कवर हो गया। चलो जी, बुक के हिसाब से देख लेते हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस साइकिल होती क्या है। तो बोलते हैं जैसे इंसान की जिंदगी के अंदर अच्छे और बुरे दिन होते हैं, तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी प्रोस्पेरिटी के दिन आते हैं, कभी कभी डाउन टर्न के दिन आते हैं। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशी, और कभी बर्बादी के। तो देयर हैव बीन पीरियड्स मतलब टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ डाउन टर्न्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी देश की बिजनेस एक्टिविटी में खुशी के और बर्बादी के दिन आते हैं। दीज रिदमिक फ्लक्चुएशंस, जो ये रिदम के साथ फ्लक्चुएशन चलती है इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ भैया, ये वर्ड यूज कर सकते हो। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, दैट इकोनॉमी एक्सपीरियंस, जो एक इकोनॉमी फील करती है, एक्सपीरियंस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक फील करती है, दीज फ्लक्चुएशंस आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स, और इसको ट्रेड साइकिल्स भी बोलते हैं। प्रॉपर डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। एक इकोनॉमी के आउटपुट की साइकिल देखो दोस्तों, एक इकोनॉमी के आउटपुट की साइकिल। यहां से स्टार्ट करते हैं हम, आपके लिए बुक को फॉलो कर लेंगे थोड़ा सा। क्या कर रहा हूं मैं? हाँ जी, ये लो जी, मान लो जी। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं आपके लिए। ये इकोनॉमी का बढ़ता हुआ टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक टाइम पर आकर गिरेगी तो ये हाई पॉइंट पीक, गिरता गिरता कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, और फिर से एक्सपेंशन आएगा। हाँ भैया, ये जो उठाव होता है ना, दिस उठाव इज कॉल्ड रिकवरी। ठीक है, लेकिन रिकवरी कोई फेज नहीं, हम बोलते हैं 4 ही फेज है। कौन कौन से फेज है? एक्सपेंशन, बूम, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन। इनके दूसरे दूसरे नाम भी याद रखना, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ये देश का रियल जीडीपी है। ये यहां पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है। टाइम बीतने के साथ साथ जीडीपी में उतार चढ़ाव आते हैं। जीडीपी में उतार चढ़ाव मतलब देश के आउटपुट में उतार चढ़ाव। आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगी। तो आउटपुट और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपस में लेन देन होता है। तो इसका एक तरीके से ट्रेंड सेट कर दिया गया है। देखो भैया, नीचे गिरते ऊपर उठते, इस उतार चढ़ाव में इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। अब 1947 से लेकर आज तक इंडिया ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया का ग्राफ बढ़ा ही है ना। देखो बताता हूं, देखो जी, मान लो इंडिया उभरा गिरा, उभरा गिरा, उभरा गिरा, उभरा गिरा, तो यहां से लेके यहां तक देखो इंडिया आफ्टर ऑल बढ़ा ही है ना। तो बीच में एक जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड मतलब एक ओवरऑल जनरली चीज दिखाएगी तुम्हें कि तुम कहां हुए हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, तो उनका ट्रेंड ऐसा हो जाता है। लाइक जिम्बाब्वे है ना, उनका ट्रेंड गिरने वाला भी हो जाता है। एक पॉइंट से आके दूसरे पॉइंट पे गिर गए हैं काफी सालों के अंदर। यानी सब देशों की बिजनेस साइकिल सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी देश में एक्सपेंशन इतना आया हो, इतना कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन।
हो सकता है किसी देश में एक्सपेंशन जरा सा आया हो, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फिर एक्सपेंशन, कुछ भी हो सकता है। हर एक देश के साथ अलग इवेंट होते हैं, हर एक देश में नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, बिजनेस अलग अलग होते हैं, तो सब देशों में अलग अलग होता है। तो बिजनेस साइकिल की फीचर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि ये जो 4 फेजेस होते हैं अच्छे और बुरे दिन के, इसमें एक्चुअली होता क्या है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया जैसे कि आप देखो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल को क्या बोलते हैं। लोवेस्ट पॉइंट होता है राज्य का गया ट्रफ, डिप्रेशन लिखा होता है उसको भी ठीक कर देते हैं। ये एक एग्जांपल है कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब आएगा, आपको फीचर्स पता होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द फीचर मैंने बता दिए हैं, लेकिन एक ओवरव्यू यहां पर लिखा हुआ भैया। एक्सपेंशन, अपस्विंग और बूम एक ही बात है। इसमें क्या होता है, इसमें देश का इंक्रीज इन नॉर्मल आउटपुट या नेशनल आउटपुट बोल दो तो इसको ज्यादा अच्छा है। नेशनल आउटपुट बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। हाँ भैया, नौकरियां बढ़ती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर पाई जाती है। तो धीरे धीरे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आती है भैया, सारे रिसोर्स यूज हो गए हैं, फिर इनपुट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, राइट। और प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहा होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, हर चीज का प्राइस बढ़ रहा होता है। फिर यहां पर क्यों, इनपुट अब शॉर्ट में हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स हो गई है, तो हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनपुट की वजह से कॉस्ट भी रेज हो गई है, बढ़ता रहेगा, बस बढ़ता रहेगा। जो फिक्स्ड इनकम अर्नर होंगे वो परेशान होंगे, वो देखेंगे एक बार, ये रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे, फिर पनौती आएगी। तो इस बीच में एक पीक ऑफ बूम, भाई मॉड्यूल में पीक और बूम लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये बूम वाली सिचुएशन का पीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, इसको प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे बूम क्या होता है, तो बूम ये होता है। मॉड्यूल में देखो ऐसे लिख दिया भैया, इसको बूम लिख दिया और इसको भी बूम लिख दिया, ये तो पीक ऑफ बूम है, ये है बूम। बूम का मतलब बढ़ना होता है, राइट। तो दिस इज द टॉप या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। यहां पर एंड ऑफ एक्सपेंशन होता है, ये जो एक्सपेंशन है खत्म, इधर खत्म, खत्म हो गया ना इधर गोले पे। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज, एक टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं स्टेबल हो गई है, स्टेबल हो गई है, एंड देन मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन, उसके बाद गिरती है। और ये गिरे हुए टाइम को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में राज्य क्या क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग भी बोलते हैं। अगर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक हो गया तो इसको रिसेशन भी बोल देंगे, ठीक है। कहते हैं वंस पीक इज रीच्ड, जब पीक तक पहुंच जाते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। हॉल्टेड मतलब स्लो हो जाती है। जब हम पीक तक पहुंच गए हैं, बढ़ती बढ़ती डिमांड बायर्स की स्लो हो जाती है। जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है वो रिव्यू करते हैं अपना खर्चा, स्लो कर देते हैं अपनी डिमांड, बिल्कुल, एंड स्टार्ट टू डिक्रीज, फिर वो अपनी डिमांड कम भी कर देंगे। लेकिन प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। ये एक मेन पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। कहते हैं बायर फिक्स्ड इनकम अर्नर से स्टार्ट हुआ डिमांड का कम होना, लेकिन प्रोड्यूसर को एकदम से पता नहीं चलेगा। हाँ, एकदम से पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू एंटीसिपेट हायर लेवल ऑफ डिमांड, उनको तो लग रहा है, एंटीसिपेट का मतलब एक्सपेक्ट करना, प्रोड्यूसर को तो लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएंगे, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन को वो बढ़ाते जाएंगे। मस्त है बिल्कुल, लोग यहां पर पूरे के पूरे ज्यादा आउटपुट बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बिजनेस फर्म को पता लगेगा भैया माल नहीं बिक रहा, पेसिमिस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, पेसिमिस्ट मतलब निराश होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि डिमांड तो गिर चुकी थी, मिसमैच हो गया, तो हेंस रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी ओवरहीट्स। इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, गर्म हो जाती है भैया, अरे माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा राज्य। और क्या क्या होता है यहां पर, और क्या क्या होगा यहां पर, कंपनी की सेल गिरने लग जाएगी, प्रॉफिट गिरने लग जाएगा, बैंक वालों लोन देने को तैयार है, ये कहेंगे माल नहीं बिक रहा, बैंक का क्रेडिट गिरने लग जाएगा, स्टॉक प्राइस फॉल हो जाएंगे, वो सब मैं बता चुका था पहले, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं, राइट। चलो जी, अच्छा। फिर बहुत बुरे दिन आएंगे जिसे बोलते हैं ट्रफ या डिप्रेशन, व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट द लोवेस्ट लेवल। ये लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गए, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर कंट्री फटाफट से डिक्रीज होगा, प्राइस भी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होंगे, सबसे सस्ती चीजें मिल रही होंगी। जब लोग सबसे सस्ता माल मिल रहा है कैसे खरीदेंगे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, बेरोजगार भी तो बहुत ज्यादा है यहां पर। शट डाउन कर देंगे बहुत सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज, बहुत सारे बिजनेस तो यहां बंद ही हो जाते हैं, कहते हैं धंधा चौपट हो गया भैया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे, तो अब लोन लेने वाले तो लोन ले नहीं रहे, कहेंगे धंधा चल नहीं रहा, मैं लोन लेके धंधा क्यों खोलूं। लेकिन जो कस्टमर्स हैं, नॉर्मल पब्लिक वाले बंदे, वो कहेंगे बैंक ने इंटरेस्ट गिराया है, अपने पास ही कैश रखेंगे, तो डिमांड फॉर होल्डिंग कैश मनी इंक्रीज, कैश मनी डाल देंगे यहां पर।
इंक्रीज हो जाएगी। एकदम से घर बैठे बैठे बेरोजगार आदमी को पता लगेगा बड़ा परेशान हो गया, सस्ती सैलरी पे भी नौकरी कर सकता हूं, तो लोवेस्ट वेज रेट पे लोग नौकरी करने को तैयार होंगे, तो रिकवरी का फेज आएगा। तो इकोनॉमी रीच इट्स लोवेस्ट ट्रफ एंड स्टार्ट रिकवरी। ट्रफ पे पहुंचने के बाद रिकवरी स्टार्ट होगी। ट्रफ को बोलते हैं ट्रफ मार्क एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। ट्रफ के बाद ये मार्क किया जाता है, लेकिन एंड ऑफ पेसिमिज्म और बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म कौन सा टाइम हो गया? रिकवरी का टाइम हो गया, राइट? पेपर में आएगा ये कौन सा टाइम होता है, तो रिकवरी का टाइम होता है। लेबर स्टार्ट टू एक्सेप्ट लो वेजेस, वो सस्ती सस्ती वेज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस एक्सपेक्ट लोअर रिटर्न, कोई बात नहीं, बिजनेस को लोअर रिटर्न मिलता है, कहता है थोड़ा सा रिटर्न ले लेंगे, सस्ती सैलरी पे लोगों को काम देते हैं, करते हैं। स्लोली द कॉन्फिडेंस कम्स बैक, बिजनेस का कॉन्फिडेंस आता है, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी रिकवर करती है, दैट्स इट। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर मोर सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में अगर देखा जाए तो क्या छोले भटूरे खाने की चीजों पर फर्क पड़ता है क्या? देखो, मेडिसिन, फूड, नेसेसिटी आइटम्स जो होते हैं, इन चीजों का बोलते हैं, इन चीजों का सेल परचेज तो चलता ही चलता है, ये तो एवरग्रीन धंधे हैं। जो मेन ड्यूरेबल गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, ये धंधे चौपट होते हैं अगर बिजनेस में बुरे दिन चल रहे हो तो बिजनेस साइकिल से ज्यादा सेंसिटिव मतलब बिजनेस साइकिल से जुड़े हुए नाजुक चीजें हैं ये। बिजनेस गिरेगा तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री गिरेगी, ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री गिरेगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही है, लोगों की बेरोजगारी हो रही है, तो लोग पैसा कम कमा रहे हैं, तो फ्रिज, कूलर, एसी, कैमरा, टीवी, फर्नीचर की डिमांड गिरेगी, और इनको बनाने वाले प्रोड्यूसर्स मशीन खरीदना बंद करेंगे, तो कैपिटल गुड्स की भी डिमांड गिरेगी। तो ये कुछ फीचर्स है दोस्तों, इसके साथ तुम अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि जो बिजनेस साइकिल पढ़ी है हमने, इसकी कुछ फीचर्स देखनी पड़ेंगी। पहले हमने क्या पढ़ा? बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं, चारों फेजों के अलग अलग फीचर्स। अब देखेंगे ये बिजनेस साइकिल की खुद की फीचर क्या होती है, यानी कलेक्टिवली इस साइकिल को जो ये रायता किया है, ऐसा रायता था ये, नहीं, जो ये ट्रेड साइकिल करी थी ऐसी, इसकी फीचर क्या है? तो देखते हैं भैया, कुछ लाइन लिखी हुई है, इन लाइंस के ऊपर पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। क्या लिखे हैं? जो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल होती है, ये जनरली इकोनॉमीज में देखने को मिलती है, लेकिन कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में? दोस्तों यहां पर एक वर्ड दिखेगा, ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये ऐसे अप्स एंड डाउन ज्यादातर वहां देखने को मिलते हैं जहां पर सरकार का रोल नहीं होता, जैसे कि अमेरिका में ज्यादातर होते हैं ये, ठीक है। अब इंडिया में मान लो सरकार का रोल है, लेकिन चाइना और रशिया जितना नहीं है, तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है, लेकिन जनरली उसी देश में होती है जहां पर सब कुछ बिजनेस के ऊपर चल रहा है, अप्स एंड डाउन, गवर्नमेंट बीच में आके कंट्रोल नहीं कर रही कुछ भी। अबे गवर्नमेंट ही आके बेरोजगारों को कुछ पैसे दे दे तो वो खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस का सामान बिकेगा, बिजनेस ऐसे ही प्रोड्यूस ज्यादा कर लेगा, नहीं? तो ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है। यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा था, स्टार्ट करूंगा ऊपर से। बिजनेस साइकिल ऑकर्स पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम ये आती रहती है बिजनेस साइकिल, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई एक बार आके। और डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, एग्जिबिट मतलब शो। बिजनेस साइकिल ऐसा नहीं है कि किसी इकोनॉमी के अंदर 6 महीने में रिसेशन आया है तो दूसरे 6 महीने में भी रिसेशन आएगा। ये रेगुलरिटी शो नहीं करती कि हाँ भाई, जैसे सीए की तैयारी करने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई की रेगुलरिटी में रहता है, कंसिस्टेंसी में रहता है, ऐसा यहां जरूरी नहीं है हर 6 महीने में रिसेशन आना, ये जरूरी नहीं है। ड्यूरेशन वेरीज, ऐसा हो सकता है किसी इकोनॉमी में एक्सपेंशन का फेज 2 साल तक चलाओ, और ये हो सकता है फिर अगली बार एक्सपेंशन आएगा तो वो 2 महीने तक आया हो, तो कुछ नहीं कह सकते कि भैया एक्सपेंशन इतना आएगा या इतना आएगा। ड्यूरेशन मतलब टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, ड्यूरेशन। इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज। इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन मतलब कि फ्लक्चुएशन की डेप्थ कितनी होगी, मतलब देखो एक इकोनॉमी की ये फ्लक्चुएशन थी, फिर आई ये फ्लक्चुएशन, भैया इंटेंसिटी ये थोड़ी कम कम डेप्थ तक हुआ था, ये ज्यादा ज्यादा डेप्थ तक हो रहा है, तो इंटेंसिटी फिर अलग अलग हो सकती है, सबकी वेरी करती है, राइट। लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डिफाइंड, कहता है हर एक फेज की लेंथ डिफाइंड नहीं है, मतलब एक फेज इतना बड़ा होगा, दूसरा फेज इतना होगा, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड। भाई कोई भी फेज कितना हो सकता है, 4 महीने का एक्सपेंशन तो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्शन, जरूरी नहीं है 4 महीने का एक्सपेंशन होने के बाद 14 महीने का कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 14 महीने का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत ही बुरी बात होगी, डिप्रेशन में पहुंच गए। तो डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर कैन गेट इजीली ट्रांसमिटेड टू ऑल द अदर सेक्टर। कहते हैं एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर है, मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कहेगा कि एक सेक्टर के अंदर बर्बादी आई तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
क्यों? मान लो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल का सेक्टर बर्बाद हो रहा है, वहां पर प्रोडक्शन फॉल हो गया, तो भैया सेकेंडरी सेक्टर में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। और जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो सर्विस सेक्टर भी बर्बाद होगा, वहां पर बैंकिंग सर्विसेज कौन लेगा, इंश्योरेंस सर्विसेज कौन लेगा, डिलीवरी सर्विसेज में प्रॉब्लम आएगी, राइट, जब माल ही नहीं बनेगा तो। कैपिटल और ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज आर मोर सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, पहले पढ़ा चुका हूं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कौन सी गुड्स की इंडस्ट्री ज्यादा सेंसिटिव है बिजनेस साइकिल से, तो कैपिटल और ड्यूरेबल गुड्स। बिजनेस साइकिल आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत मुश्किल है, बिजनेस साइकिल बहुत मुश्किल फेनोमिना है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना, हर कोई आम आदमी इस बात को समझ नहीं सकता, उसको थोड़ा हमें एक्सपर्टीज चाहिए इकोनॉमिक्स की। एंड अफेक्टेड बाय वेरिंग फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एक्सपेंशन जैसे कॉन्ट्रैक्शन जैसे फेजेस अफेक्ट होते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेड साइकिल बिफोर देयर ऑकरेंस। कहता है ये बड़ा डिफिकल्ट है कि ट्रेड साइकिल को तुम पहले ही प्रेडिक्ट कर दो उनके होने से, यानी एक्सपेंशन जब होगा तब पता लगेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है। बड़ा मुश्किल काम है कि तुम पहले ही बता दो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आजकल तो थोड़े बहुत आइडिया लग जाते हैं, वो आइडिया कैसे लगते हैं थोड़ी देर में पढ़ने वाले हम। ओके, रिपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल, रिपरकशन का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट, उल्टा प्रभाव, बिजनेस साइकिल का जो उल्टा प्रभाव है, गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट नियरली ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कहता है जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमी के कंपोनेंट है, नेशनल आउटपुट हो गया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड सप्लाई। तो कहता है बिजनेस साइकिल का जो नेगेटिव दुष्प्रभाव है वो ऑलमोस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम पे देखने को मिलेगा, आउटपुट पे भी, एम्प्लॉयमेंट पे भी, हर चीज पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स साथ के साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ के साथ उनके ऊपर देखने को मिलता है। बिजनेस साइकिल्स हैव इंपैक्ट ऑन वेलबींग ऑफ सोसाइटी, इससे सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन होता है और सुधर भी सकता है। एक्सपेंशन चल रहा है तो भाई, एक्सपेंशन चल रहा है तो अच्छा हो जाएगा, ज्यादा गुड्स मिलेंगे, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, और बुरा चल रहा है तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो सोसाइटी का लेवल ऑफ वेलबींग या फिर लेवल ऑफ लिविंग भी अफेक्ट होता है यहां से। और इट इज वेरी कंटेजियस लाइक कोरोना, कंटेजियस का मतलब होता है फैलने वाली। बिजनेस साइकिल बहुत कंटेजियस है, इंटरनेशनल कैरेक्टर की है। मतलब इंटरनेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब एक देश में आती है तो दूसरे देश में भी फैल जाती है। मान लो अमेरिका में डिप्रेशन आया, हाँ भैया वो डिप्रेशन फिर इंग्लैंड में फैल गया, फिर दूसरे देशों में फैल गया। अगर एक देश, आज के टाइम में बहुत सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मान लो इंडिया अमेरिका से बहुत सारे इनपुट परचेज करता है और अमेरिका में इनपुट बनने बंद हो गए, तो इंडिया में फैक्ट्रियां बर्बाद, क्योंकि वो फैक्ट्री में मशीन तो रखी है, इनपुट कहां से आएगा, अमेरिका से, अमेरिका में कुछ हो ही नहीं रहा। तो कुछ भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में ये जल्दी जल्दी फैल जाती है, क्योंकि आज का जमाना ही अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वैसे तो ध्यान रखना कि बिजनेस साइकिल्स की जो फीचर्स हैं वहां से जनरली क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो 8 ही लिखी हुई है दोस्तों, इसको एक बार ढंग से कर लेना। अब नया टॉपिक है कि देश की जो बिजनेस साइकिल है, क्या उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लिखा है ना बिजनेस साइकिल आर कॉम्प्लेक्स इन फिनोमिना, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है, और आइडिया फ्यूचर के बारे में, थोड़ी पास्ट के बारे में भी लगा सकते हैं। हाँ, प्रेडिक्शन तो पास्ट के बारे में भी हो सकती है कि अभी 6 दिन पहले कॉन्ट्रैक्शन था या एक्सपेंशन था। अरे आइडिया, हंसी मजाक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास इशारे मतलब इंडिकेटर हैं जो आइडिया लगाकर बताते हैं कि प्रीवियस क्या हुआ था पास्ट में, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चल रहा है। उन्हें इशारा बताने वाले आइटम को बोलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जरा ध्यान से देखते हैं दोस्तों, अगला है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि इकोनॉमी में कैसी बिजनेस साइकिल चल रही है। अगर कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्यूचर के बारे में कमेंट करके बताए, मतलब बताए कि भाई आने वाले टाइम में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा या एक्सपेंशन आएगा, तो वो इंडिकेटर को बोलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। ये लीड कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होने से पहले ये बता रहा है, उसकी ऑकरेंस से, ऑकरेंस मतलब एग्जिस्ट करने से पहले बता रहा है। हाँ जी, जो पास्ट के बारे में बताए उसे बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, मतलब भैया अभी पिछले बीते दिनों में रिसेशन गया है या फिर अपस्विंग गई है, तो उसके बारे में बता देगा ये। और जो अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट के बारे में बताए उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर। ये बताते हैं बस प्रेजेंट के बारे में। तो भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले मैं कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
कम ऑन एवरीवन, ये लिखा है विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। टर्निंग पॉइंट मतलब पीक टर्निंग पॉइंट है, ट्रफ भी टर्निंग पॉइंट है, मतलब कौन सा टर्निंग पॉइंट आया गया, ये तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं तीन इंडिकेटर। कोई भी टर्निंग पॉइंट आने वाला है तो ये बताएगा, चला गया तो ये बताएगा, चल रहा है तो ये बताएगा। तो तीनों ही प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब फ्यूचर के बारे में अंदाजा मत सोचना, प्रेडिक्ट का मतलब सिर्फ अंदाजा होता है, वो पास्ट के बारे में भी हो सकता है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया। हाँ जी, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है भाई? वो जो फ्यूचर के बारे में बताए। अच्छा, मतलब अरे किसी भी इवेंट के होने से पहले बता दे। कहीं लिखा है क्या? लिखा है वेरिएबल टेंड टू मूव अलोंग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लीडिंग इंडिकेटर वो आइटम है, आइटम मतलब वेरिएबल है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ मूव करेगा, मूव अलोंग। वो तो कोइंसिडेंट वेरिएबल या कोइंसिडेंट इंडिकेटर होता है। अ वेरिएबल दैट टेंड टू मूव इन एडवांस, ऐसा वेरिएबल, ऐसा आइटम जो एडवांस में बदल जाएगा और ये बताएगा कि क्या होने वाला है। देन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहले जो बदल जाए वो होता है लीडिंग इंडिकेटर, यानी रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही बदल जाए और बता दे कि होने क्या वाला है, वो होता है। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आएगा भैया, एग्जांपल करो, एग्जांपल करो। पेपर में आते हैं एग्जांपल। लीडिंग इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले देख लो, फ्यूचर के बारे में बताने वाला आइटम है ये। हाँ, इट इज अ वेरिएबल, इट इज एन आइटम दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज। आउटपुट चेंज होने से पहले, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होने से पहले ये बदल जाता है। चेंज इन स्टॉक, न्यू ऑर्डर फ्रॉम कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। भैया ये पेपर में आया हुआ है, न्यू ऑर्डर फ्रॉम कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, यानी एक बिजनेस को अगर दिखाए कि भाई साहब बहुत सारी कैपिटल गुड्स के न्यू ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब मान लो मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, फैक्ट्री में क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं मशीन। क्या बनाता हूं? मशीन बनाता हूं। तो मशीन बनाने की मेरी फैक्ट्री है, मेरे को किसी ने बोला भैया 20 मशीन दे दे, तो मेरे को पता लग जाएगा भाई 20 मशीन लेने वाला कोई, तो मशीन से तो वो सामान ही बनाएगा। तो जब मशीन के ऑर्डर आएंगे तो कुछ प्रोड्यूस होने वाला है, ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन आने वाला है, तो आइडिया लग जाता है पहले ही। लैगिंग वो होते हैं जो पास्ट के बारे में बताते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज। पहले रिसेशन डिप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये बताएंगे ये हो गया, जैसे कि बेरोजगारी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। और कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर होते हैं जो साथ के साथ बताते हैं, दैट ऑकर साइमल्टेनियस विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट। बिजनेस साइकिल के साथ साथ चलते हैं। जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इन एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है राज्य। अच्छा सर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है? जी हाँ भाई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए छाट के। ये लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो भैया अभी जो बताए थे ये 3 कोइंसिडेंट इंडिकेटर है। न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट का, कैपिटल गुड्स का नया नया ऑर्डर आ रहा है, मशीन का नया नया ऑर्डर आ रहा है, तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। अभी एग्जाम्पल में पढ़ाया था। तो भैया एग्जाम्पल आपको सेट रखने हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब जो भी बिजनेस साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल में कोई एक्सपेंशन आ रहा है या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पीक है या बूम है दोस्तों, इसके रीजन होते हैं। कुछ रीजन बिजनेसेस के अपने इंटरनल होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, देश के हाथ में होते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो देश के हाथ में नहीं है, जिसको एक देश कंट्रोल कर सके, वो देश के इंटरनल रीजन होते हैं। तो हम बोल रहे हैं बिजनेस साइकिल के रीजंस या कॉजेस, एक होते हैं इंटरनल, ये देश के कंट्रोल में है, ये है एक्सटर्नल, कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो इंटरनल रीजन होते हैं इनको एंडोजीनियस बोलते हैं। एंडोजीनियस का मतलब इंटरनल ही होता है। एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्सोजीनियस। तो पेपर में आ जाएगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, लेकिन देख लेते हैं। एक देश के कंट्रोल में क्या है? देश की मनी सप्लाई, देश का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में एसी पिगू ने बोला था, अगर एक देश के लोग सोचते हैं सब कुछ अच्छा होगा, ऑप्टिमिज्म के बारे में सोचते हैं, लगता है भाई सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करते, तो डिमांड बढ़ाते रहते हैं, देश में एक्सपेंशन होता है। अगर एक देश के लोग पेसिमिस्ट होते हैं, पेसिमिज्म ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है दिमाग की, सब सोच रहे हैं धंधे बर्बाद होने वाले हैं, सबका कॉन्फिडेंस खराब होता है, तो सब बुराई होता है, इनका कहना था। देश की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो देश बनाता है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में वेरिएशन, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन, इफेक्टिव डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन, ये देश के हाथ में होते हैं। हाँ, देश की डिमांड से इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल पे फर्क पड़ता है, ये भाई साहब कीन्स बोलते थे।
ठीक है। एक थे इकोनॉमिस्ट हॉटरे, ये कहते थे बिजनेस साइकिल एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। एक थे प्रोफेसर जोसेफ शूम्पीटर, ये बोलते थे इनोवेशन से इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है, इकोनॉमी के ट्रेड में बहुत फर्क पड़ता है। तो इनके कुछ नाम भी दिए हुए इन बीच में, खैर वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आपको पता लग जाएगा। वॉर होना, वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन होना, टेक्नोलॉजी में बदलाव होना, टेक्नोलॉजिकल शॉक है ये। नेचुरल फैक्टर्स, सुनामी, अर्थक्वेक, और पॉपुलेशन की ग्रोथ, ये एक देश के सरकार के हाथ में नहीं होती। इस पे मत सोचना कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हाथ में कैसे नहीं है, ये नहीं होती भैया। सरकार बोल रही है 2 बच्चे पैदा करो, फिर भी लोग 4 कर सकते हैं, पता ही नहीं है, राइट। ये कुछ रीजंस हैं। अच्छा, इन रीजन से क्वेश्चन आता है क्या? हाँ भैया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इन रीजन से रिलेटेड। लो जी, ये लिखा है बिजनेस साइकिल में ऑकर ड्यू टू व्हाट। बिजनेस साइकिल किस वजह से होती है? 2 रीजन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो दोनों आ जाएगा, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। अच्छा अच्छा, ऐसा आता है क्या? हाँ, ये एंडोजीनियस फैक्टर्स को और क्या बोलते हैं? इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। बोल देगा पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सोजीनियस फैक्टर है या इंडोजीनियस? एक्सोजीनियस है। वॉर क्या है? एक्सोजीनियस है। पोस्ट वॉर क्या है? एक्सोजीनियस है। समझ रहे हो? अच्छा, अभी फिर मैंने कुछ बंदों के नाम बताए थे आपको, कुछ बंदों के नाम के हिसाब से देख लो भैया, एक क्वेश्चन बना हुआ है। लो जी, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? हॉटरे, हॉटरे कहता था मॉनेटरी फिनोमिना है ट्रेड साइकिल पूरा, ये ठीक है। कीन्स बोलते थे बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन डिमांड की फ्लक्चुएशन की वजह से आती है, ठीक है। शूम्पीटर बोलते थे इनोवेशन की वजह से सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है। पीगू, एसी पीगू, ये गलत है, ये तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बारे में बात करते थे, तो ये लाइन गलत है भैया, सी वाले के साथ चले जाएंगे, मतलब सी वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस। फॉल्स ही तो पूछा था। एक और देख लो, एक और देख लो। अकॉर्डिंग टू हुम ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल ऑकर ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। कौन बंदा बोलता है कि इनोवेशन की वजह से बिजनेस साइकिल में बदलाव आते हैं? कहां गया? शूम्पीटर। भाई जहां जहां इनोवेशन वहां वहां शूम्पीटर लगा देना। पूरी बुक के अंदर अगर किसी बंदे ने इनोवेशन की बात की है तो वो शूम्पीटर है, समझ रहे हो? हर जगह इसने इसके बारे में बात की है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया क्या बिजनेस साइकिल असलियत में कुछ सबूत देती है? कभी हुई थी? हाँ भैया, बिजनेस साइकिल के बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे कि देखोगे 1930 का अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन, बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था, रिसेशन बहुत लंबे समय तक रहा तो उसको डिप्रेशन बोल दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट बोलते हैं, .com बबल, 2001 में बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज बर्बाद हो गई थी, मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज में लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट किया, कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को बहुत लेविश फैसिलिटीज दी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च रही है, बर्बादी का कारण बने, बर्बाद हो गया। अभी रीसेंट एग्जांपल है बिजनेस साइकिल के, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008-9 में, अमेरिका में आया था, फिर वो फैलता गया। अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था लीमन ब्रदर, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। कोविड-19 की पेंडेमिक आई तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ही बर्बाद हो गई। बीमारी भी दिखा सकती है कि भैया रिसेशन आ सकता है, बीमारी ने भी दिखा दिया। क्या बिजनेस साइकिल की हमारी असली जिंदगी में बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कोई रेलेवेंस है? चैप्टर यहां खत्म होता है। रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन द डिसीजन मेकिंग। तुम कोई धंधा कर रहे हो तो बिजनेस साइकिल का चैप्टर पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? बस ये बात है। हाँ जी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस साइकिल ये बताती है कि डिमांड जो है और प्रॉफिट जो है वो कब बदल रहे हैं, कब नहीं बदल रहे हैं। बिजनेसेस की डिमांड, मान लो रिसेशन चल रहा है तो तुम्हें पता है कि लोगों की डिमांड कम है यहां पर, तो तुम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस मत करो, क्योंकि फालतू में प्रोड्यूस कर लोगे तो प्रॉफिट गिर जाएगा। पता कैसे चलेगा? इकोनॉमिक इंडिकेटर से। इट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मान लो मेरे को नया धंधा खोलना है तो रिसेशन में नहीं खोलूंगा, हाँ एक्सपेंशन में ही खोलूंगा। इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सक्सेस होगा नहीं होगा डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसे चल रही है। रिसेशन में नहीं होता, राइट। हाँ, सर्वाइविंग द स्लगिश बिजनेस साइकिल। स्लगिश मतलब सुस्त, सुस्त बिजनेस साइकिल चल रही है, सर्वाइव कैसे करोगे? तुम्हारे प्लान पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्राइस। तुम प्रोडक्ट किस क्वालिटी का बनाओगे, कितना रेट रखोगे, वो देखते हैं बिजनेस साइकिल कितनी सुस्त है, कितनी अच्छी है, उस हिसाब से। अच्छे दिन चल रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया कर दो, रेट भी हाई कर दो। बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली, पॉइंट इज मेन। बिजनेस साइकिल में अगर एक सेक्टर अफेक्ट हुआ है तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सेक्टर 10% हुआ है तो दूसरा भी 10% अफेक्ट होगा, तीसरा भी 10% अफेक्ट होगा। मतलब यूनिफॉर्मली, मतलब सेम तरीके से तीनों सेक्टर अफेक्ट नहीं होंगे, हो सकता है कोई ज्यादा कोई कम। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल। मैं बताता हूं दोस्तों, बिजनेस साइकिल के 4 फेज हैं, इनके फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का। बिजनेस साइकिल की 8 फीचर है, इसकी फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का, एक इंडिकेटर का एग्जांपल का क्वेश्चन पक्का, और
एक क्वेश्चन पक्का नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूं, कॉजेस का, बिजनेस साइकिल के इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेस हैं, यहां से पक्का नहीं है, मतलब जनरली यहां से 1 2 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। कॉजेस से क्वेश्चन बनेगा, इंटरनल एक्सटर्नल का एग्जांपल, या फिर वो 4 इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम ने, उस बंदे ने क्या बोला क्या नहीं बोला। आई होप कि आप लोगों ने आइडिया भी ले लिया होगा कि किस तरीके का चैप्टर है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। और दोस्तों आपको पता ही है, एक बात बताता हूं, मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवाइज ऑगस्त्या बैच के अंदर करा रखे हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर, ऑगस्त्या बैच के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर आ चुके हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 2 6 7 और 10 रिवाइज करना है तो चाणक्य 2.0 बैच में मैंने दिया हुआ है। आपको सारी नॉलेज है, आप बस रिवीजन करो और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहो। और कोई जरूरत है हमारी तो वो बता दो भैया। लाइव कमेंट सेक्शन तुम्हारे सामने खाली है। एक क्वेश्चन दे देता हूं, चलो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे देना। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए दोस्त, इस क्वेश्चन से ही मुझे पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन से ही मुझे पता चल जाएगा कि तुमने चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ा नहीं पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4। मैं आपसे पूछता हूं, येवलेटी, येवलेटी विच टाइप ऑफ मार्केट से बिलोंग करती है? विच टाइप ऑफ मार्केट? यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाया था, येवलेटी है ना, येवलेटी, कश्मीरी कावा, आसमी साड़ी, कौन सी टाइप ऑफ मार्केट से बिलोंग करती है? बस मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे पूछना है। चैप्टर नंबर 4 का पता चल जाएगा, वन शॉट के अंदर कराया था और पेपर के अंदर भी आने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।